Good morning. Today I am starting Factory Act 1948. Okay. Today I will take class in Hindi and English both. Okay. Without wasting of time, I am directly coming to the topic. Okay. The Factory Act 1948 extend to all of India, including Jammu and Kashmir, and come into effect from 1 April 1949. Okay, that means this act is applicable on entire India and come into effect from 1 April 1949. And the main object of this act is to focus on safety of worker plus health of worker plus welfare of worker. The three important points you must know. Okay, the main object of this act is to focus on safety of worker, health of worker and welfare of worker. Three important points. Okay, safety of worker, health of worker and welfare of worker. Safety, health and welfare. The three important point you must know. Okay, फैक्ट्री एक्ट 1948 ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ये एक्ट इंटायर इंडिया पे एप्लीकेबल है एंड ये एक्ट आया था 1 अप्रैल 1949 को. ये एक्ट आया था. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1949. एंड द मेन ऑब्जेक्ट, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट हम लोग को पता होना चाहिए. ये एक्ट इसीलिए बना था कि फोकस करता है सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर का सेफ्टी के ऊपर, हेल्थ ऑफ वर्कर एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर. वो तीन चीज पे फोकस करता है. वर्कर का सेफ्टी को देखता है, वर्कर का हेल्थ को देखता है एंड वर्कर का वेलफेयर को देखता है. तीन चीज के लिए ये एक्ट बनाया गया था. वर्कर का सेफ्टी के लिए, वर्कर का हेल्थ के लिए एंड वर्कर का वेलफेयर के लिए. ओके, इतना ही है. अब देखिए मीनिंग, फैक्ट्री का मीनिंग क्या है. सेक्शन 2 सबसेक्शन एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है. फैक्ट्री का मीनिंग देखिए. फैक्ट्री मीनिंग एनी प्रेमिसेस. प्रेमिसेस मतलब होता है ए बिल्डिंग विथ लैंड. मीन्स आप ये प्लेस, एक प्लेस सोच लीजिए, ठीक है. एनी प्रेमिसेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस carried on with the aid of power प्लस 10 और मोर वर्कर होना चाहिए. क्या दो कंडीशन है देखिए. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है किसको यूज करते हुए, पावर को यूज होते हुए, प्लस 10 और मोर वर्कर है. मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, क्या चीज यूज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए. और वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन करेगा, 10 और 10 से ज्यादा वर्कर. मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, वहां पर 10 और 10 से ज्यादा वर्कर काम करेंगे, तब उसको बोलते हैं फैक्ट्री. उस प्रेमिसेस को बोलेंगे फैक्ट्री जहां मैन्युफैक्चरिंग होगा. तीन कंडीशन है, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज होना चाहिए और 10 से ज्यादा वर्कर, 10 और 10 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए. सेकेंड क्या बोलता है देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर. मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा, लेकिन 10 और मोर वर्कर है, 20 और मोर वर्कर है. मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वहां 10 और 10 से ज्यादा वर्कर होगा तो उसको फैक्ट्री मान लेंगे. लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा है वहां पर 20 और 20 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए. याद रखिएगा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वहां 10 और 10 से ज्यादा वर्कर, कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट्री मान लेंगे. लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रहा है वहां 20 और 20 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए. वर्कर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ लास्ट 12 मंथ. मतलब वर्कर यदि एक दिन भी 10 वर्कर काम करेंगे, बाकी पूरा साल 9 वर्कर काम करे, कोई फर्क नहीं करता, उसको फैक्ट्री मान लेंगे. एक दिन भी 10 वर्कर कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, 10 और 20 वर्कर का. बट डजंट इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं है माइन, मोबाइल यूनिट, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे सेट, ये सब फैक्ट्री नहीं है. याद रखिए, माइंस को फैक्ट्री नहीं मानते. मोबाइल का कोई यूनिट है, छोटा सा यूनिट बनाया गया है मोबाइल के लिए, उसको नहीं मानेंगे. कोई होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे सेट वगैरह है, वो सब फैक्ट्री नहीं है. देखिए कंडीशन देखिए, प्रेमिसेस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज होना चाहिए, और जब इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा तो 10 और 10 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए. और जब इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगा तब 20 और 20 से ज्यादा वर्कर होना चाहिए. पिक्चर को देखिए, आप समझ जाएंगे कि फैक्ट्री का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. ओके, देखिए ध्यान से, ठीक है.
चीज को समझिए। फैक्ट्री मीन्स a premises where we use electricity for the purpose of manufacturing with 10 or more worker. Okay, got the point? Where we use electricity for manufacturing, this must be done by 10 or more worker on any day of preceding 12 months. Okay, and where we don't use electricity for manufacturing, then we need 20 or more worker. Understand the point? And they work on any day during preceding 12 months. Okay, got the point? A premises where we use electricity for the purpose of manufacturing with 10 or more or 10 or more worker. Got it? Where we use electricity, we use 10 or more worker, and where we don't use electricity, we need 20 or more worker on any day. This is called factory. Got it? The most important point is there must be a premises and manufacturing must be carried on with the use of electricity. When we use electricity for the purpose of manufacturing, we need 10 or more worker, and where we don't need electricity for the purpose of manufacturing, there must be 20 or more worker. Got the point? चीज को समझिए। जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, तब हमको चाहिए 10 और 10 से ज्यादा वर्कर फैक्ट्री का कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए। एंड जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर रहे हैं तो 20 और मोर वर्कर इज एनफ। ओके, सिंपल सा मीनिंग। इस टेबल को जस्ट फोकस ऑन द टेबल। देयर मस्ट बी अ प्रेमिसेस एंड we use electricity for the purpose of manufacturing and we need 10 or more worker, and there must be a premises and we don't use electricity for the purpose of manufacturing and we need 20 or more worker. Got the point? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग। देखिए क्या बोलना चाहता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। हु इज ऑक्यूपायर एंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर। ठीक है, चीज को समझिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन एन क्या बोलता है। ठीक है, ऑक्यूपायर मींस पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर का सिंपल सा मीनिंग यही है, जो आदमी फैक्ट्री का सारा एक्टिविटी, फैक्ट्री का सारा काम को देखता है और अपने कंट्रोल में रखता है। मींस फैक्ट्री का सारा काम उसी के कंट्रोल में होता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। मतलब समझ में आ रहा है? जो आदमी फैक्ट्री का सारा मैनेजमेंट देखता है और करता है, अपने कंट्रोल में रखता है, फैक्ट्री का सारा मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में रखता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। सिंपल सा भाषा में, the person who has ultimate control over the management of the affairs of the factory. जिसके पास, simple सा meaning you can say like that, the person who has ultimate control over the management of the factory is called occupier. जो ऑक्यूपायर का सिंपल सा मीनिंग यही है, जो फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री का सारा काम के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। फैक्ट्री में एक छोटा सा भी काम उसके माने अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। एग्जांपल देखिए, जस्ट सी द एग्जांपल। पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में सारा काम का जिम्मेदारी पार्टनर का होता है। गॉट इट? तो पार्टनर हो गया ऑक्यूपायर पार्टनरशिप फॉर्म का। द पार्टनर इज द ऑक्यूपायर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज he control all the activities of the firm. कंपनी में ऑक्यूपायर कौन है? डायरेक्टर, बिकॉज डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसलिए कंपनी का सारा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर का है, इसीलिए डायरेक्टर को बोलेंगे ऑक्यूपायर। फैक्ट्री ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होगा। पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है माने अफेयर्स, फैक्ट्री का अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, फैक्ट्री का जो जितना अफेयर्स उसको कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। ठीक है, सीधा सा ऑक्यूपायर का सिंपल मीनिंग है वह आदमी जो सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उस वही कर सकता है वो सब एक्टिविटीज को ऑक्यूपायर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग में आप बोलेंगे मालिक, लेकिन मालिक नहीं होता है। मालिक सिर्फ माने प्रॉफिट का हिस्सा लेता है, काम का हिस्सा नहीं लेता। जैसे कंपनी में डायरेक्टर मालिक नहीं है, शेयर होल्डर मालिक है, लेकिन सारा मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? डायरेक्टर का है। समझ में आया? तो काम का सारा जिम्मेदारी उसी का होगा।
ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का मेन ड्यूटीज जो है क्या होता है, देखिए, इंश्योर फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल वर्कर व्हाइल दे आर वर्किंग, ठीक है। मेन ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर इज टू इंश्योर हेल्थ ऑफ द वर्कर plus safety of the worker and welfare of the worker while they are working, ठीक है। मेन ड्यूटी ऑक्यूपायर का यही है कि वो फोकस करेगा, वो ध्यान देगा वर्कर का हेल्थ के ऊपर, वर्कर का सेफ्टी के ऊपर जब वो काम कर रहे हैं, और उसका वेलफेयर के ऊपर, ये तीन चीज के ऊपर फोकस करेगा। ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये सब जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब एग्जाम में आया, और 4 से 5 बार रिपीट, ऑल द क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर, ठीक है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर, आप पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर, वर्कर नहीं होगा, ऑक्यूपायर होगा। देखिए पहले वाला क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन देखिए, हु इज ऑक्यूपायर एंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर, तो यहाँ पर होगा ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑक्यूपायर का, क्या क्या है देखिए, मैं कर रहा हूँ सामने पढ़िए, देखिए, ठीक है। यहाँ वर्कर नहीं होगा, ऑक्यूपायर, ठीक है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर का हेल्थ के ऊपर या वर्कर का सेफ्टी को कंसीडर करते हुए पॉलिसी बनाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, ठीक है। मेक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, पॉलिसी, पॉलिसी बनाएगा वर्कर का हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर। दूसरा, डिस्क्लोज डेंजर इंफॉर्मेशन टू वर्कर, वर्कर को बता देगा कि ये डेंजर इंफॉर्मेशन माने डेंजर है, ये डेंजर इंफॉर्मेशन है। क्या होता है, कभी कभी जमीन के नीचे जब काम होता है तो वहाँ कुछ कुछ डेंजर एरिया रहता है, तो वो वर्कर को पहले से बता देगा कि यहाँ पर खतरा है जाना, यहाँ जाना और वहाँ सेफ्टी से काम करना, क्योंकि वहाँ उस एरिया में खतरा है, क्योंकि नीचे बहुत डेंजरस हजारस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जब आप जमीन के नीचे काम करते हो, फैक्ट्री वगैरह में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर पॉलिसी बनाएगा। दूसरा, डिस्क्लोज करेगा डेंजरस इंफॉर्मेशन टू वर्कर, यदि कुछ डेंजरस इंफॉर्मेशन रहता है तो वर्कर को डिस्क्लोज कर देगा। मेक इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल मेजर फॉर वर्कर, वर्कर लोगों के लिए कभी कुछ इमरजेंसी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या उसके लिए प्लान पहले से रेडी करके रखेगा। मेक इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल मेजर फॉर वर्कर, मतलब इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल प्लान वर्कर लोगों के लिए बना के रखेगा, ठीक है। मेक सेफ्टी मेजर टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के समय क्या सेफ्टी मेजर लेना चाहिए वो पहले से बना के रखेगा। अपॉइंट एक्सपीरियंस पर्सन टू कंट्रोल हजार्डियस सब्सटेंस, एक्सपीरियंस पर्सन को रखा जाएगा, जब भी कुछ डेंजरस या कोई खतरा वाला सब्सटेंस दिखेगा उसको कंट्रोल कर पाएगा वो, इसीलिए चीज को समझिए, सिंपल सा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर को 4-5 चीज एकदम अच्छा से याद करना है। फर्स्ट, मेक पॉलिसी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, पॉलिसी फॉर वर्कर फॉर रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, फर्स्ट पॉलिसी बनाएगा, डिस्क्लोज करेगा डेंजरस इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉलिसी है। दूसरा डिस्क्लोज करना है। तीसरा है इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल प्लान बनाएगा, प्लान बनाएगा मतलब समझा, पहले पॉलिसी बनाएगा, दूसरा में डिस्क्लोज करेगा, तीसरा में प्लान बनाएगा, और चौथा में सेफ्टी मेजर बनाएगा, पांचवा में एक्सपीरियंस आदमी को अपॉइंट करेगा। 4-5 तो एकदम सिंपल सा चीज याद रहेगा। मेक पॉलिसी, पहले पॉलिसी बनाएगा, दूसरा में डिस्क्लोज करेगा डेंजर इंफॉर्मेशन, तीसरा में प्लान बनाएगा, चौथा में सेफ्टी मेजर लेगा, पांचवा में अपॉइंट करेगा एक्सपीरियंस पर्सन। वो सिंपल सा चीज है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, सर्टिफाइड सर्जन क्या क्या जिम्मेदारी है फैक्ट्री एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया। सर्टिफाइड सर्जन का मीनिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, सिंपल सा बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट मेडिकल प्रैक्टिशनर
for the medical treatment of worker. It's called certified surgeon. ओके, सिंपल सा बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर रहा है? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जो क्वालिफाइड है, जो पास किया हुआ है मेडिकल प्रैक्टिशनर का एग्जाम, उसी को अपॉइंट कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर रहा है, किसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट, वर्कर लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसी को बोलते हैं सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन किसको बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर। ओके, उसका ड्यूटीज क्या है देखिए, सिंपल सा है। ड्यूटीज क्या है देखिए, एकदम याद रहेगा आपको। एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्संस, ठीक है, जो यंग चाइल्ड वर्कर जो काम कर रहे हैं उसका हेल्थ का एग्जामिन करेगा एंड सर्टिफिकेशंस करेगा कि आप लोग काम करने के लायक। सर्टिफिकेशन, जब यंग चाइल्ड लोग काम करते हैं, जिस चाइल्ड का एज 15 ईयर्स है, उसको एक सर्टिफिकेट लगता है फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो उसको एक सर्टिफिकेट भी ये लोग इशू कर सकते हैं कि आप फैक्ट्री में काम करने के लायक है। तो उसका हेल्थ को एग्जामिन करेगा और उसको एक सर्टिफिकेट देगा। दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर हु इंगेज इन डेंजरस प्रोसेस, उस वर्कर का हेल्थ को चेक करेगा जो डेंजर प्रोसेस, हजारस सब्सटेंस में काम करता है, उसका हेल्थ को एग्जामिन करेगा। तीसरा है एक्सरसाइजिंग ऑफ मेडिकल सुपरविजन फॉर एन इफेक्टिव वेयर। मेडिकल सुपरविजन करेगा कहां पर? जिस फैक्ट्री में इलनेस ऑक्योर्ड, मतलब जिस फैक्ट्री में ज्यादा इलनेस, मतलब ज्यादा केसेस आ रहा है, ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं वर्कर लोग, वहां पर सुपरवाइज करेगा। तीसरा है यंग पर्सन फेसेस इंजरी टू देयर हेल्थ, जो यंग पर्सन, जो यंग आदमी, जो बच्चे काम करते करते कुछ इंजर्ड हो गए हैं, उन लोगों को सुपरवाइज करेगा कि आप लोग कैसे ठीक हो जाएंगे वगैरह का ज्ञान देगा। ड्यू टू चेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्कर गॉट इंजर्ड, जो वर्कर इंजर्ड हो जा रहे हैं उसका भी सुपरविजन करेगा। मतलब सीधा सा बात है, फैक्ट्री में कोई बीमार हो जा रहा है उसको मेडिकल फैसिलिटी देगा, मेडिकल एडवाइस देगा, मेडिकल सुपरवाइज करेगा। क्वालिफाई इसका सर्जन। सर्जन मतलब सिंपल सा बात है, ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर जो सर्विस देता है, सर्जन लोग वही सर्विस देते हैं। सीधा सा पहले है एग्जामिन करेगा यंग पर्सन जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, यंग चाइल्ड लोग जो काम करते हैं उनको चेक करेगा, उनका हेल्थ को चेक करेगा। जो डेंजरस प्रोसेस में काम करे जो वर्कर, उनको एग्जामिन करेगा। और सुपरवाइज क्या चीज को करेगा? जो फैक्ट्री में बीमार हो रहे हैं, इलनेस हो रहे हैं, यंग पर्सन जो इंजर्ड हो रहे हैं, वो सर सिंपल सा जो डॉक्टर जो काम करता है वो आप लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, ये एकदम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का है। Discuss the welfare measure to be taken in the factory for the workmen employed therein as per the Factory Act। क्या है वेलफेयर मेजर? क्या है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से फैक्ट्री में क्या क्या होना चाहिए, वर्कर लोगों को क्या क्या फैसिलिटी देना चाहिए एक फैक्ट्री में, वो लिखना है। वेलफेयर मेजर में यही है कि वर्कर लोगों को ये फैसिलिटी देने से वर्कर लोग अच्छा से काम कर पाएंगे, वही सब बताना है। ठीक है, ये वर्कर को ये फैसिलिटी देना चाहिए। क्या क्या फैसिलिटी देना चाहिए देखिए, वॉशिंग फैसिलिटी, वर्कर लोग अपना हाथ पैर धो पाए, कपड़ा धो पाए, उसलिए उसको प्रॉपर पानी का फैसिलिटी दिया जाए, वॉशिंग फैसिलिटी दिया जाए, यही चीज बोला है। स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स फैसिलिटी, वो अपना खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रख पाए, अपना पानी उनी पीने का रख पाए, या अपना कपड़ा को धो के सुखा पाए, उसकी फैसिलिटी देनी चाहिए। सीटिंग फैसिलिटी, वर्कर खड़े होकर काम करते हैं, उन्हें जब थक जाए बैठने की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके पास सीटिंग का फैसिलिटी होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स फैसिलिटी, वर्कर लोग जब इंजर्ड हो जाए या उनको चोट उट लग जाए तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसमें दवाई वगैरह होगी तो वो लगा पाएंगे। वर्कर लोगों को कैंटीन फैसिलिटी देना चाहिए, रेस्ट रूम एंड लंच रूम का फैसिलिटी देना चाहिए, वर्कर लोगों को क्रंचेस देना चाहिए, मतलब वेंटिलेटेड रूम फॉर चिल्ड्रंस, बच्चा लोगों के लिए एक तो वेंटिलेटेड रूम देना चाहिए उन लोगों को। वेलफेयर ऑफिसर, जिस फैक्ट्री में 500 ज्यादा से वर्कर ज्यादा रहते हैं, 500 से ज्यादा वर्कर, उस फैक्ट्री में वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होता है जो वर्कर लोगों का वेलफेयर के बारे में पॉलिसी बनाता है। सिंपल सा बात है, वेलफेयर मेजर ये फैसिलिटी वर्कर को देना चाहिए, फैक्ट्री में काम करते हैं तो एक बार देख लीजिए, याद आएगा। वॉशिंग फैसिलिटी, स्टोरिंग एंड
ड्राइंग क्लॉथ फैसिलिटी, सीटिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड बॉक्स फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, रेस्टरूम एंड लंच फैसिलिटी, क्रंचेस फैसिलिटी एंड वेलफेयर ऑफिसर फैसिलिटी। एक बार देख लीजिए आपको याद हो जाएगा, सिंपल सा चीज, कोई एकदम सिंपल है ये। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत भर भर के आया है, जून 2012 में भी है। कैन एनी चाइल्ड एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, क्या बच्चा फैक्ट्री में काम कर सकता है? देखो, चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इन ए फैक्ट्री। चिल्ड्रेन, जिस बच्चा का एज 14 साल से कम है या 14 साल है, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, वो परमिशन नहीं है उसको फैक्ट्री में काम करने का। हाउएवर, ठीक है, देखिए चाइल्ड मीन्स ए चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, चाइल्ड मतलब होता है कि वह बच्चा जिसका 15 साल कंप्लीट हुआ नहीं है, who has not completed the age of 15 years. After attaining the age of 14, he or she can work in a factory provided he and she must obtain a certificate of fitness. ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो अपने ऊपर सिखाया था आपको सर्जन, उससे ये लोग सर्टिफिकेट लेके, माने जिस बच्चा का एज 14 साल से ज्यादा है, ठीक है, जिस बच्चा का एज 14 साल से ज्यादा है वह फैक्ट्री में काम कर सकता है सर्जन से तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके। सीधा सा बात है, जिस बच्चा का एज 14 साल है और उससे कम है वो तो फैक्ट्री में काम ही नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिस बच्चा का एज 14 साल है, वो 14 से 15 साल के बीच है, उसको चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड मीन्स क्या? चाइल्ड मीन्स ए चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 इयर्स। 14 साल से 15 साल तक जिसका उम्र है उसको बोलते हैं चाइल्ड, और चाइल्ड फैक्ट्री में काम कर सकता है एक सर्जन से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके। लेकिन 14 साल से यदि नीचे एज होगा तो वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। सिंपल सा ये याद रखना है, यदि 14 साल उम्र है तो हम सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेके काम कर सकते हैं, यदि 14 साल से कम का उम्र है तो वो बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। सिंपल सा बात है। वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितना घंटा काम करना चाहिए? 4.5 घंटा इन ए डे। याद रखिएगा, कम से कम देयर मस्ट बी 4.5 आवर्स इन अ डे ऑफ चिल्ड्रंस वर्क। ठीक है, चिल्ड्रंस का कितना घंटा का काम होता है? 4.5 घंटा। वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट, अडल्ट का क्या देखिए, मैक्सिमम 9 आवर्स सब्जेक्ट टू टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 5 आवर्स। मतलब एक अडल्ट एक दिन में 9 घंटा काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 5 घंटा कंटिन्यूअस, उससे ज्यादा नहीं काम कर सकता है। 5 घंटा काम करेगा, फिर 30 मिनट का ब्रेक लेगा, फिर 4 घंटा काम कर सकता है। समझे? मैक्सिमम एक अडल्ट 9 घंटा काम कर सकता है, बट कंटिन्यू वो 5 घंटा काम करेगा, फिर 30 मिनट का ब्रेक लेगा, फिर 4 घंटा काम कर सकता है। और एक वीक में एक अडल्ट 48 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा। वर्किंग आवर्स फॉर वोमेन इज बिटवीन 6, सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक ही वोमेन काम कर सकती है, लेडीज लोग उसके बाद नहीं कर सकती है, परमिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ सारा क्वेश्चन जो मैं कराया हूँ बहुत भर भर के एग्जाम में आया है, वो सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये देख लीजिएगा, एनी प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अल्ट्रेशन, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग। सिंपल सा, कोई भी प्रोसेस को हम लोग किसी चीज को बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बनना चाहिए उससे। ठीक है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। पंपिंग ऑयल, वाटर और एनी अदर सब्सटेंस, जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन पावर, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इनको, ये सिंपल सा है। ये केस लो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डिशू। ठीक है, इसमें बोला गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन का जो यूनिट है इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, हैंस इट इज नॉट ए फैक्ट्री। यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता तो फैक्ट्री होता। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल सा मीनिंग है, ये याद कर लीजिएगा। बस मैं 2 मिनट खाली आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, इस चीज को याद रखिएगा। जब भी एग्जाम दे या पढ़ाई करें, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने ऊपर भरोसा है तो सब कुछ आप कर सकते हैं। भरोसा रखिएगा अपने ऊपर, भरोसा डगमगाने मत दीजिएगा। थोड़ा सा बुरा सिचुएशन आता है, हम अपने ऊपर भरोसा छोड़ देते हैं, और भगवान यही टेस्ट करता है कि उसको यदि अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो हम उसको कैसे ग्रोथ दें, कैसे सक्सेस दें।
तो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए, अपने आप सक्सेस हो जाएंगे, एनीथिंग इज पॉसिबल, याद रखिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ। और एक बात है, डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, नो मैटर व्हाट। अपने ऊपर भरोसा रखते रहिए, जो होगा होगा, बस ये सोच के कीजिए। डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा करना मत बंद करिएगा, जो होगा देखेंगे, भरोसा अपने पर रखिए। आप भरोसा अपने पर रख के जो भी काम करेंगे अच्छा होगा, याद रखिएगा। बस ये सोचिएगा जो होता है होने दो, हमको मेरे ऊपर भरोसा, हम एकदम सही करेंगे, आई कैन डू, एंड ट्राई योर बेस्ट, यू कैन डू। ओके, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।